अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का पता चलाने के लिए गुज़िश्ता 2 दिनों से टेस्ट की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे नए केसेस की तेज़ी से सामने आ रहे हैं नए केसेस और गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में अमवात भी बढ़ रही हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 6264 टेस्ट किए गए हैं, जो कि अब तक एक दिन में किए गए टेस्ट का नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 7025 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 497 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 11 अफराद की अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में 135 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3236 है। 36 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सूबा सिंध में वायरस से 45 अफराद की अमवात हो चुकी हैं और मुतासरीन 2000 से जायद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 45 अफराद वायरस से इंतकाल कर चुके हैं, मगर वहाँ केसेस की तादाद 993 है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक पाकिस्तान में 60% तक केसेस लोकली ट्रांसमिटेड हैं, यानी मकामी सतह पर उनकी मुंतकली हुई है। 44 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि अमवात की शरह अभी भी पाकिस्तान में 2% से कम है, 1.9% है। टेस्ट बढ़ने के साथ साथ मस्बत केसेस में भी इजाफा हो रहा है। टेस्ट ज़्यादा ना होने की वजह से सूरत हाल वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान में अब भी टेस्ट की तादाद बढ़ने के बावजूद कम है। इस हवाले से खबर भी सामने आई है कि कराची में ऐसी अमवात में इजाफा हुआ है जो अस्पताल में मुर्दा हालत में लाए गए या फिर अस्पताल पहुंचने के बाद इंतकाल कर गए। इस हवाले से ये शुबा जाहिर किया गया कि ये अमवात कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की हो सकती हैं। खुद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस खदशे का इजहार किया कि ये अमवात कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की हो सकती हैं। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली ने बताया था कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल इस तरह की अमवात में 21% इजाफा हुआ है। और फिर उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ सिंध को खत भी लिखा। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि उनकी वज़ीर सेहत सिंध से बात हुई है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये तमाम अमवात कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। अब यह तय पाया है कि ऐसे तमाम केसेस में टेस्ट ज़रूर किए जाएंगे। ये बड़ा प्री मैच्योर होगा ये कहना कि तमाम डेथ्स जो रिपोर्ट हो रही हैं वो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि डेथ जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है या नहीं, उसके लिए आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी डेथ्स हो रही हैं कि जिनको बयान करना ज़रूरी है, जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो उनके टेस्ट होने चाहिए। तो इस हवाले से हमारा एक हिकमत अमली के ऊपर इत्तफाक हुआ है। ये जो अमवात हुई हैं इनके आइंदा से जहाँ भी मुमकिन हो टेस्ट किए जाएंगे और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत एक एडवाइजरी भी जारी कर रही है। कुछ जो डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई हैं उनके हवाले से सिंध की वज़ीर सेहत जो हैं उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो इस सिलसिले में कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लिहाजा इसके बारे में बजाय एक सनसनी फैलाने के, अगर यकीन हो और लेबॉर्ट्री टेस्ट अगर उसकी तस्दीक करे तो फिर हम इनको करार दें कि ये कोरोना वायरस की वजह से डेथ्स हुई हैं, अदरवाइज़ ये महज क्यास आराई ही होगी। इस तरह की अमवात के हवाले से कुछ मजीद इदाद शुमार भी सामने आए हैं। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के साबिक डेप्यूटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आमिर ने डॉन अखबार को बताया कि मुमकिन है कि लॉकडाउन की वजह से अमवात हुई हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक्स बीमारों को नहीं देख रहे हैं। इसलिए जब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हों तो वो सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल जैसे सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, जहां मुमकिना तौर पर वो पहले से ही ख़राब हालत की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हों। हालिया सूरत हाल जैसे हालात ईद की तातीलात के वक्त भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त भी निजी अस्पताल और आम क्लिनिक्स बंद होते हैं और लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। इसी तरह ईदी फाउंडेशन ने भी बताया था कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल अप्रैल में ईदी के मुर्दा खानों में ज़्यादा मैयतें गुस्ल के लिए लाई गई हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर आमिर का कहना है कि आम हालात में जब किसी ख़ानदान में किसी की मौत वाक़ई होती है तो ख़ानदान वाले घर ही पर गुस्ल देते हैं, मगर अब सब ही खौफज़दा हैं। अगर कोई अपने पड़ोस में भी किसी के इंतकाल की खबर सुनता है तो ये सोचकर खौफज़दा हो जाता है कि कहीं उसका इंतकाल कोरोना वायरस की वजह से तो नहीं हुआ। इसलिए ज़्यादातर लोग अब मैयत के गुस्ल के लिए ईदी से रुजू कर रहे हैं। इसके अलावा द न्यूज़ में खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक कराची के कब्रिस्तानों में अप्रैल के इब्तिदाई 15 दिनों में 766 मैयतों की तदफीन की गई, जो गुज़िश्ता 6 माह की सबसे कम तादाद है। उनमें से 14 कोरोना के मरीज थे, मगर बाकी 752 अफराद के बारे में नहीं पता कि वो कोरोना के मरीज थे या नहीं। अमवात में कमी आई है, मगर इसकी वजह खुद KMC के डायरेक्टर ने यह बताई है
कि मुश्किल से कोई एक मौत इन दिनों में एक्सीडेंट की वजह से हुई होगी। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है और लोग भी घरों पर हैं, इसीलिए ट्रैफिक हादसा नहीं हो रहे हैं और उनमें अमवात नहीं हो रही हैं, जो एक बड़ी वजह है। कब्रिस्तानों में कम तदफीन की और इसके अलावा लूट मार और स्ट्रीट क्राइम्स में भी कमी आई है, इसलिए ज़्यादातर अमवात तिब्बी बुनियादों पर ही हुई हैं क्योंकि लॉकडाउन है। कोरोना वायरस ने दुनिया का मंजरनामा बदल दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद अब तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा है, उन्हें फ्रंट लाइन का सिपाही करार दिया जा रहा है, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन के सिपाही मुश्किलात का शिकार हैं, दुनिया भर में मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी अमवात हो रही हैं, वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। अब तक तिब्बी शोबे से वाबस्ता पाकिस्तान में 180 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, उनमें से 90 डॉक्टर्स हैं। सिर्फ मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 26 डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुका है। डॉक्टर्स मुसलसल हिफाजती सामान का मुतालबा कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि हिफाजती सामान दिया गया है, डॉक्टर्स का कहना है कि मुकम्मल तौर पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से तेजी से डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में आज यंग डॉक्टर्स ने महकमा सेहत के दफ्तर में जाने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों और यंग डॉक्टर्स में हाथापाई हो गई। डॉक्टर्स वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा मुल्क ईरान में तिब्बी अमले की खिदमत को सराहा जा रहा है। इस हवाले से ईरान में आर्मी डे की तकरीब में मिसाइलों के बजाय तिब्बी साजो सामान के साथ परेड की गई। ईरान कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आज भी ईरान में कोरोना से 89 हलाकतें हुई, जिसके बाद वहाँ हलाकतों की तादाद 4,958 हो गई है और अब तक 80,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और मुतासर अफराद की तादाद सरकारी दादोशुमार से ज़्यादा होने का खदशा है। हंगामी सूरत हाल है, इसलिए ईरान ने आर्मी डे के मौके पर फौजी परेड के बजाय तिब्बी परेड की। उसे नाम दिया गया मुमलिकत के मुहाफिज, सेहत के मददगार। इससे पहले आर्मी डे के मौके पर फौजी साजो सामान, जंगी हथियार, मिसाइल, सबमरीन और बख्तरबंद गाड़ियों की परेड होती थी, मगर इस साल ऐसा नहीं हुआ। स्प्रे करने वाली गाड़ियाँ, मोबाइल अस्पताल और दीगर तिब्बी सामान की नुमाइश की गई। ईरानी सदर हसन रूहानी ने इस हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि फौजियों की परेड मुमकिन नहीं थी, अब दुश्मन छुपा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सेस मैदान जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। दुनिया को समझ आ रही है कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में सेहत का निज़ाम कमज़ोर है, तिब्बी सहूलियात कम हैं और इन मसाइल ने आलमी सतह पर यह बहस छेड़ दी है कि असलहे पर तो हर छोटे बड़े मुल्क ने सरमायाकारी की है, मगर बीमारियों से मुकाबले के लिए सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सहूलियात की कमी का सामना है और वसाइल की कमी की वजह से उनकी अमवात हो रही है। भारत के एक डॉक्टर ने बीबीसी को बताया कि ये हकीकत में एक जंग है और हमें फौजियों से तशबीह भी दी जा रही है, मगर आप कभी फौजियों को जंग में लड़ने के लिए बगैर असलहे के नहीं भेजते। तिब्बी अमला सहूलतों से महरूम। जहां पूरी दुनिया के महज़िब ममालिक में इस वबा को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, वहीं कुछ ममालिक में डॉक्टरों पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं और इस मामले में सबसे सर फहरिस्त भारत है। ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एक मेडिकल ग्रुप भारत की एक कच्ची आबादी में एक ऐसे शख्स को ट्रेस कर रहा था जो हाल ही में कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स के साथ मिला था और उसको ट्रेस करने की कोशिश हो रही थी ताकि वो दूसरों में वायरस ना फैलाए। और जब वो शख्स इस ग्रुप को मिला, इस मेडिकल ग्रुप को मिला, तो इसने मेडिकल ग्रुप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद 100 के करीब लोगों ने उस मेडिकल टीम को घेर लिया, उन पर पत्थर बरसाए, फिर तिब्बी अमला वहां से भागने में कामयाब हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये पहला वाकया नहीं है। भारत में इस वक्त हेल्थ वर्कर्स पर हमला एक आम सी बात हो गई है। मुल्क भर में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं और कुछ हमले इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को लगता है कि उन्हें बीमारी इन्हीं हेल्थ वर्कर्स के जरिए लगेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बेंगलोर में जब हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाकर लोगों में अलामात का जायजा लेने की कोशिश की तो उन पर हमला हुआ। इसी तरह जब कुछ डॉक्टर्स इमरजेंसी से वापस जा रहे थे तो उन्हें पुलिस वालों ने रोका और वायरस फैलाने वाला करार देकर उन पर डंडे बरसा दिए। नई दिल्ली के अस्पताल की एक सीनियर डॉक्टर ने इस पूरे मामले पर रद्दमल देते हुए कहा कि जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको पता होता है कि आप भी इन्फेक्शन से मुतासिर हो सकते हैं। हम इन्फेक्शन से खौफज़दा नहीं हैं, हम इस हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हमारे पेशे में ये खतरा है, लेकिन इस मार पिटाई के लिए हम तैयार नहीं हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मामला इतना संगीन है कि एक डॉक्टर को उसके अपार्टमेंट से निकालने की कोशिश की गई, उसकी बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और उसे घेर कर कहा गया कि वो यहाँ से चली जाएं क्योंकि वो बिल्डिंग को मुतासिर कर सकती हैं। कोरोना वायरस से अमवात कैसे हो रही हैं, किन दर्दनाक लम्हात में हो रही हैं और डॉक्टरों के लिए ये कितना अजीब है, इसकी मिसाल हम अमरीकी रियासत मेरीलैंड में देख सकते हैं, जहाँ लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो घरों पर रहें ताकि वबा को कंट्रोल किया जा सके। इस रियासत में वो डॉक्टर्स और नर्सेज जो अस्पतालों में 12-12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट कर रहे हैं,
वहाँ दिल दिला देने वाले मनाजिर हैं, जहां हफ्तों से डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना के मरीजों का इलाज करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ ही वो इन मरीजों के ख़ानदान वालों को अस्पताल आने की इजाज़त नहीं दे सकते, यहाँ तक कि उनकी मौत के वक्त भी नहीं। इस रियासत में कोरोना से मरने वाले मरीजों के दर्दनाक लम्हात जानने के लिए रॉयटर्स ने मेडिकल स्टाफ का इंटरव्यू किया है, और ये ज़ाहिर है ये जो इंटरव्यू है और जो बातें हैं इन डॉक्टर्स की, वो पूरी दुनिया में अप्लाई की जा सकती हैं, पाकिस्तान में भी, भारत में भी और दूसरे ममालिक में, कि मेडिकल स्टाफ को इन्हीं मुश्किलात का सामना है। इन इंटरव्यूज़ में, जिसमें से एक मेडिकल वर्कर ने बताया कि मैं अपने मरीज़ के कान पर फ़ोन रख देती हूँ ताकि वो अपने घर वालों से बात कर सके, और फिर मैं उसके आंसू पूछती हूँ। मैंने बहुत से बीमार मरीज़ देखे हैं और मुझे मरते हुए लोगों को देखने की आदत है, ये मेरे लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर इस किस्म का माहौल मैंने पहले नहीं देखा। एक और मेडिकल वर्कर का कहना था कि सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है कि एक मरीज़ को उसके घर वालों की अदम मौजूदगी में आप बेयारो मददगार बढ़ते हुए देखें। रॉयटर्स के मुताबिक ऐसे माहौल की वजह से मेडिकल वर्कर्स में गैर मामूली एंग्जाइटी देखी जा रही है, यानी स्टाफ दर्द रखते हुए भी मरीज़ के घर वालों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे वो मर ही क्यों ना रहे हों, जिसकी वजह से उनकी अपनी जहनी सेहत पर असर पड़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक एक डॉक्टर ने बताया कि उनका एक मरीज़ है जो बिस्तर से गिर गया था। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने इस मरीज़ की बीवी को इस मामले की इतला दी और ये भी कहा कि वो जाकर उसे देख नहीं सकती। अलबत्ता वो गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रही, मगर इजाज़त नहीं दी गई। एक नर्स ने रॉयटर्स को बताया कि सबसे मुश्किल लम्हा ये होता है जब वो फैमिली के एक फ़र्द को आईपैड के ज़रिए अपने प्यारे को मरने से पहले अलविदा कहते हुए देखती। नर्स का कहना था कि ख़ानदान के लोग ज़ाती तौर पर अपने चाहने वालों को नहीं देख सकते, सिर्फ आईपैड के ज़रिए मरीज़ से आखिरी बार बात कर सकते हैं। एक और नर्स ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुतासर की हैं, उसने एक बहरान पैदा किया है, ख़ास तौर पर अब्बास से मुतालिक। इसलिए तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस वबा से अकेले लड़ा नहीं जा सकता, यानी सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जबकि एक डॉक्टर ने बताया कि मैं बीमार मरीजों का इलाज करने की आदी हूँ, मैं हर वक्त यही करती हूँ, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ है जब आप जानते हो कि जिस मरीज़ का आप इलाज कर रहे हैं वो आपके लिए भी एक ख़तरा है। एक और नर्स का कहना था कि सबसे मुश्किल चीज़ इस वक्त वो खौफ है जो हम सब के अंदर मौजूद है। इस वक्त बहुत सी चीज़ों का हमें इल्म नहीं है, हमें खौफ लगा रहता है कि कल क्या होने जा रहा है, जब हम अगले हफ्ते आएंगे तो इमरजेंसी का महकमा कैसे देखेगा। हमें अपने साथियों से मुताल्लिक़ खौफ लाहक है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाएं, और हमें ये भी खौफ लाहक होता है कि हो सकता है कि हम में वायरस मौजूद हो और अलामात ज़ाहिर ना होने की वजह से हम इस वायरस को घर लेकर ना जा रहे हों। मेडिकल सप्लाई से मुताल्लिक भी खौफ मौजूद है कि हंगामी सूरत में कहीं हमारा सामान ख़त्म ना हो जाए, और सबसे बड़ा खौफ यही है कि हम मरीज़ को देखते हैं और हर वो मुमकिन चीज़ नहीं कर पाते जो हम आम हालात में करते हैं। आईसीयू में तिब्बी अमले पर क्या गुजरती है, इस हवाले से बेल्जियम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून डॉक्टर ने अपने एहसासात बताए हैं। ये देखिए, ये सारी कहानियाँ देखिए, और जो अपने मुल्क में डॉक्टर्स हैं उनका ख्याल कीजिए, उनका एहतराम कीजिए कि वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपकी देखभाल भी कर रहे हैं और मुतासिर भी हो रहे हैं। ये मैथिल्डी हैं जो कि ब्रसेल्स के एक हॉस्पिटल के कोरोना यूनिट में नर्स के फराइज सर अंजाम देती हैं। मुझे ये काम करते हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं। मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, जो कि एक अच्छी बात है, मगर ये एक मुश्किल काम है। आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है और आपको वो सब काम याद रखने होते हैं जो आप कर रहे होते हैं। हमें तो इस काम में ऐसे ही भेज दिया गया है। हमें कहा गया है कि तुम लोग आईसीयू में मदद करोगे, तुम्हारी कोई निगरानी नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं समझाएगा। मरीजों के साथ राब्ता ना होना, उनको ना छूना भी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। वो हमारे हिफाजती चश्मों में सिर्फ हमारी आंखें देख पाते हैं। ये उनके लिए बहुत परेशान कुन होता होगा। मुझे एक खातून याद है, मैं उनकी तरफ झुककर काम कर रही थी। वो मेरी तरफ अचानक झपटी और मेरी गर्दन पकड़कर बहुत जोर से मुझे गले लगाया। गर्दन वाहिद जगह होती है जिसकी सही तरह हिफाजत नहीं होती। मैंने पहले सोचा कि उनको धक्का दे दूं। वो हम दोनों के लिए बहुत तकलीफदेह लम्हा था। एहतियात करें, अगर तकलीफ हो और आपके अंदर अलामात हों तो अस्पताल ज़रूर जाएं। डर के घर पर ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आप में वायरस है और आप अपने घर वालों को लगा देते हैं तो ज़रा सी बेएहतियाती खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी अजीज़ को कोरोना वायरस से मुतासर कर सकती है। और फिर अगर किसी की मौत हो जाए तो फिर कितनी अजियत होती है। मैयत की घर से मुंतकली, गुस्ल और फिर तदफीन का अमल बहुत तकलीफ दे होता है। इस हवाले से डॉन अखबार में सहाफ़ी
जोफीन इब्राहिम की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कराची के एक मारूफ फिजिशियन कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। उनकी आखिरी रसूमात हुकूमत के तय करदा हिफाजती मयारात को मद्देनजर रखते हुए अदा की गईं। उनकी पड़ोसी ये देख कर हैरान रह गई कि उनकी आखिरी रसूमात इस कदर गैर रिवायती अंदाज में अंजाम दी गई कि उनसे प्यार करने वाले ना तो उनका आखिरी दीदार कर सके और ना ही उनकी बेवा और बेटे से ताज़ियत कर सके। पड़ोसी ने मजीद बताया कि डॉक्टर के भाई भी आखिरी रसूमात में शिरकत ना कर सके। अगर लॉकडाउन ना होता तो ना सिर्फ उनके पड़ोसी बल्कि पूरे मोहल्ले और दीगर इलाकों के लोग भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर इकबाल परवेज ने डॉन को बताया कि कोरोना वायरस की वजह से गोरकन भी नहीं मिल रहे हैं और जो मिल जाए तो वो ताबूत को हाथ लगाने से इनकार कर देता है। इसलिए ईदी के रजाकार ही ये जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कब्र तैयार है तो नमाज जनाजा पढ़ने और मैयत को दफन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बिलाल ने बताया कि कारोबार बंद होने की वजह से कब्र पर गुलाब की पत्तियां भी नहीं डाली जाती। कब्र की तैयारी से लेकर आखिरी रसूमात तक का ये पूरा मरहला इंतहाई खामोशी से गमज़दा माहौल में और फौरी तौर पर अंजाम दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जब लवाहिकीन घर लौटते हैं तो गम बांटने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। ये बहुत ही हसास सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर आप घर पर बैठे रहेंगे, आप में अलामात आएंगी, आप किसी को नहीं बताएंगे और दूसरों को भी वायरस लगाएंगे तो वायरस तो रुकेगा नहीं, वायरस आप पर असरअंदाज होगा, आपको मारने में भी कामयाब हो सकता है, आपको मजीद बीमार कर देगा, आपके घर वालों को लगकर उन्हें मारने में कामयाब हो सकता है और सूरत हाल इतनी खौफनाक और इतनी अफसोसनाक हो सकती है। इसलिए तबीयत ख़राब है तो डर के घर पर ना बैठिए, ज़रूर अस्पताल जाइए। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिकमत अमली पर बहस हो रही है। कर्फ्यू, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और हर चीज़ पर बात हो रही है। हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर बात हुई। दुनिया किसी फैसले पर पहुंचने में अभी तक नाकाम है। बरतानिया ने भी हर्ड इम्यूनिटी का तजर्बा किया मगर ये तजर्बा नाकाम हुआ। इस वक्त बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,000 से भी ज़्यादा हो गई है। आज ही बरतानिया ने मजीद 3 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला किया है। बरतानिया के बाद स्वीडन ने इस मॉडल पर अमल किया मगर अपने साइज़ और खित्ते के मुमालिक में स्वीडन को भी सबसे ज़्यादा अमवात का सामना है। वहाँ अब तक 1300 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और दुनिया स्वीडन की इस हिकमत अमली पर तनकीद कर रही है। इन मुश्किल लम्हात में ये गैर मामूली नज़ारे हैं। स्वीडन में लोग माजी की तरफ बाहर निकल रहे हैं, अपने दोस्तों और ख़ानदानों के साथ इतवार की धूप रेस्टोरेंट्स में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने स्वीडन को मुतासिर नहीं किया, बस फ़र्क यह है कि स्वीडन का इससे निमटने का तरीका मुख्तलिफ है। कोई ज़बरदस्ती की बंदिश नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं। और बहुत से लोग जिनमें सदर ट्रंप भी शामिल हैं वो समझते हैं कि स्वीडन का हर्ड इम्यूनिटी का मॉडल कामयाबी से जारी है, जिसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वायरस मुंतकिल हो जाए और फिर उनमें वायरस न लगने के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाए, जिससे वायरस का फैलाव ही रुक जाए। स्वीडिश अथॉरिटीज़ को लगता है कि उनकी हिकमत अमली है कि वायरस को वहाँ रोका जाए जहाँ वो ज़्यादा फैलता है और उनके ख्याल में ये रेस्टोरेंट्स में नहीं फैलता। मगर एदाद शुमार एक अलग कहानी बता रहे हैं। एक छोटा मुल्क होते हुए स्वीडन में शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। हर 1 लाख लोगों में से तकरीबन 9 लोगों की अमवात हुई, जो कि अमेरिका में 1 लाख में से तकरीबन 7 है। यानी स्वीडन में अमवात की शरह अमेरिका से ज़्यादा है। मगर इटली, जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा हलाकतों की शरह है, उससे कम है। इटली में 1 लाख में से 33 लोग हलाक हो जाते हैं और जो हलाकतें स्वीडन में हुई हैं उनमें आधे से ज़्यादा ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीडन में सबसे ज़्यादा इक़दाम का मुतालबा किया है और हज़ारों स्वीडिश साइंसदानों की एक तंजीम ने भी एक पिटीशन साइन की है जिसमें कहा गया है कि स्वीडिश हुकूमत की हालिया पॉलिसी से मज़ीद अमवात होंगी। नकादों का ख्याल है कि स्वीडन इस वक्त एक हाई रिस्क तजुर्बे में फंस चुका है, मगर स्वीडिश हुकूमत का ख्याल है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी से कोरोना के खिलाफ सही तवाज़ुन तलाश कर लिया है। मगर जो भी हो, आने वाले वक्तों में स्वीडन की मिसाल दुनिया के लिए एक सबक बनेगी कि कोरोना से लड़ने का बेहतरीन तरीका क्या है। बरतानवी अखबार गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में जो हलाकतें हुई हैं उसकी शरह का जायजा लिया जाए तो 10 लाख में से 118 लोगों की हलाकतों का तनासुब है, जबकि उसके पड़ोसी मुमालिक डेनमार्क में ये तनासुब 10 लाख लोगों में 55 है, जबकि फिनलैंड में ये तनासुब सिर्फ 13 है। अहम बात यह है कि स्वीडन में शहरियों पर कवानीन का सख्त इतलाक नहीं किया गया, बल्कि उनको हिदायत की गई है कि वो अपनी ज़ाती जिम्मेदारी पर समाजी फासला रखें, जबकि हुकूमत ने हाई स्कूल्स बंद कर दिए हैं और 50 से ज़्यादा लोगों से अफराद का एक साथ जगह पर जमा होने पर कहा गया है कि उनको हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया है कि वो इस पर एहतियात करें। इसी तरह जिन ममालिक में लॉकडाउन है वहाँ मुसलसल बंदिशों से अवाम परेशान हो रहे हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शहरियों ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है, यानी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मॉडल दुरुस्त है। अब अमेरिका में मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज हो रहे हैं। हम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मेरे शौहर पहली दफ़ा बेरोजगार हुए हैं। ऐसा वक्त पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा।
ہم واپس کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے بل ادا کرنے ہیں. We have bills to pay. یہ وقت ہے کہ ہماری ریاست کھولی جائے. ہم جو خریدنا چاہتے ہیں نہیں خرید پا رہے. میرے بال دیکھیے, ہم سیلون نہیں جا پا رہے. جو بیمار ہیں وہ گھر پر رہیں, مگر ہمیں کام کرنے دیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں. The ones that can work need to work. We need to open our business. اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرحلوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا پلان جاری کیا ہے. بحث ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کب تک چلے گا, مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں اور میرے پاس مکمل اختیار ہے, اور ریاستوں پر بھی اپنی بالادستی کی بات کر رہے تھے. اب انہوں نے جو مختلف ریاستوں کے گورنرز ہیں ان کے اوپر یہ بات چھوڑی ہے کہ وہ اپنی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. 3 مرحلے انہوں نے جاری کیے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے یا نہیں, کیونکہ کہیں ہرڈ امیونٹی کی بات ہو رہی ہے تو وہ ماڈل کام نہیں کر رہا, سویڈن میں کام نہیں کیا. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن میں معاشی مسائل ہو رہے ہیں. پاکستان میں ایک سرکاری افسر ارشد محمود نے ایک فارمولہ دیا ہے جس کے تحت سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. وہ شائع بھی ہوا, اس پر سوشل میڈیا پر بحث بھی ہو رہی ہے. ان کے مطابق کورونا وائرس عوام کے حصوں میں پھیلتا ہے اور ساری عوام میں اس وقت پھیلتا ہے جب عوام کے مختلف حصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اس لیے مکمل لاک ڈاؤن تھوڑے وقت کے لیے ہو سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا, اور پاکستان کی معیشت تو ویسے ہی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اسے راشد محمود کے مطابق ایک الگ طریقے سے لاک ڈاؤن کرنے چاہیے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں کی جغرافیائی زوننگ کی جائے اور ملک کو کورونا مینجمنٹ زونز اور کورونا مینجمنٹ سرکلز میں تقسیم کیا جائے. پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ ہاؤس ہولڈز ہیں. اگر ہر زون میں 16,000 ہاؤس ہولڈ ڈالے جائیں تو وہ 2,000 زونز میں تقسیم ہو جائیں گے. کمرشل اور انڈسٹریل زونز کو یا تو انہی 2,000 زونز کا حصہ بنا دیں یا الگ زونز کا درجہ دے دیں. پھر ہر زون کو مزید سرکل میں تقسیم کر دیں, اور جو سرکل اور ہر سرکل میں تقریباً 1,600 گھر ہوں. اس سب میں اہم یہ ہوگا کہ مختلف زونز اور سرکلز کے اندر جغرافیائی مماثلت ہو, ان کی جغرافیائی سرحدیں واضح ہوں, اور معاشی سطح پر بھی مختلف سرکلز یا زونز میں رہنے والے ایک جیسے ہوں, اور پھر ٹیسٹنگ کا طریقہ کار ہو. ان کے مطابق یہ سارا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے, اور اگر حکومت یہ کرتی ہے تو ان زونز کو آسانی سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے. آمدنی کے لحاظ سے, جغرافیائی لحاظ سے جب ان کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو ان میں مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے, اور پھر جو ٹیسٹنگ کا طریقہ کار ہو وہ وہی ہو جو جرمنی میں تجویز کیا گیا ہے, کیونکہ ٹیسٹنگ کٹس دنیا بھر میں کم ہیں. اس لیے ہر ایک کا الگ ٹیسٹ کرنے کی بجائے 10 لوگوں کا مواد اکٹھا کر کے ایک ٹیسٹ کیا جائے. اگر ٹیسٹ منفی آیا تو 10 کے 10 لوگوں میں وائرس نہیں ہے, اور اس طریقے سے 9 ٹیسٹنگ کٹس بچ جائیں گی. مگر اگر ٹیسٹ مثبت آیا تو 10 کے 10 لوگوں کا الگ الگ ٹیسٹ کر لیں کہ کس کے اندر وائرس ہے. اسی طرح مختلف زونز میں حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں وائرس زیادہ ہے, کہاں لاک ڈاؤن کرنا ہے, کہاں کرفیو لگانا ہے, بجائے اس کے کہ پورے ملک یا پورے شہروں کو ایک ساتھ بند کر دیا جائے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں. محمود صاحب بہت شکریہ. ظاہر ہے پوری دنیا اس حوالے سے سیکھ رہی ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کچھ. چین سے لے کے چین نے پورا لاک ڈاؤن کیا صوبہ, اٹلی نے تو پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیا. اس کے علاوہ امریکہ میں بھی لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی ملک نے کی نہیں. کیسے پاکستان میں اس کی افادیت ہو سکتی ہے؟ اور اگر مختلف علاقوں کو کر دیں تو ان مختلف علاقوں سے لوگ اپنے دفتر جائیں گے, ہر دفتر میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, اگر کسی کو لگ گیا تو وہ اپنے علاقوں میں جا کے لگا دے. یہ کیسی ہوگی یہ مینجمنٹ اور ٹیسٹنگ؟ سر ایسے ہے کہ جب وائرس شروع میں آیا نا تو دنیا کے تمام ملکوں نے, آپ سمجھیں کہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی اور ان کے پاس اس کے بارے میں انفارمیشن کم تھی. جب ہمارے پاس انفارمیشن کم ہوتی ہے تو ہمارے 2 رسپانسز ہوتے ہیں. یا ہم فیئر میں رسپونڈ کرتے ہیں, جو بہت سارے ملکوں نے فیئر میں رسپونڈ کیا, یا ہم بالکل ہم اس میں غصے میں رسپونڈ کرتے ہیں. یہ دونوں راشنل رسپانسز نہیں ہیں. جہاں راشنل رسپانس وہ ہے جو آپ کا انفارمیشن ڈریون ہو, جو سگنل ڈریون ہو. اچھا شروع میں کیونکہ بالکل کچھ پتا نہیں تھا کہ کس ایریے میں ایک بیماری ہے کس میں نہیں ہے, تو پاکستان نے بھی بہت درست فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا, پورے ملک کا لاک ڈاؤن کر دیا. کیونکہ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ کس علاقے میں بیماری ہے کس میں نہیں ہے, تب تک ہم اسے اوپن نہیں کر سکتے. تو آپ یہ سمجھیں کہ معاشرے میں اس وقت 2 طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک وہ جن کا پتہ ہے کہ یہ بیمار ہیں یا ان کو انفیکشن ہے, اور ایک وہ جن کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ ان کو انفیکشن ہے یا نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے, اور باقی ملکوں نے بھی یہی کیا ہے, ایسا نہیں کہ باقی ملکوں نے وہ بہت کمال کیا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو آدمی جس کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ اسے انفیکشن ہے, اسے ازیوم کر لیا ہے کہ اسے انفیکشن ہے.
اور اس انڈر لائنگ ایزمپشن کی بنیاد پہ ان کو کہا کہ بھئی گھروں سے باہر نہ نکلو، تم دوسرے لوگوں کو بیماری پھیلاؤ گے یا دوسرے لوگوں سے تمہیں بیماری لگے گی. یہ انڈر لائنگ ایزمپشن یہ ہے کہ نالج نہیں ہے. جب تک نالج اور انفارمیشن ڈیولپ نہیں ہوتی تب تک آپ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے یا سمارٹلی اکانومی نہیں چلا سکتے. اب اس انڈر لائنگ ایزمپشن کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ رینڈم ٹیسٹنگ کریں. کرنٹلی اس وقت تمام ملکوں میں سوائے ایک دو ایکسیپشن کے صرف ان لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جو سمپٹومیٹک ہیں، جن کو علامات ہیں یا جو وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں علامات ہیں، خواہ وہ علامات درست ہوں یا نہ ہوں. جب تک اے سمپٹومیٹک کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی، جو اس کیس میں کوئی 30% کے قریب ہیں جن کا بالکل کوئی جو ابھی تک ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 30% ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی کوئی علامت نہیں آتی لیکن وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور ان کو علامت نہیں آتی تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ ان کو وہ ٹیسٹ نہیں کر رہے لیکن assume کر رہے ہیں کہ وہ اٹس لائک assuming somebody guilty without determining whether guilty ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے پہلے انہیں کنوکٹ کر دیا، ان علاقوں کو بھی، زونز کو بھی، قصبوں کو بھی، شہروں کو بھی. دیکھیں یہ ایک ایلیمنٹ پہ مبنی پرپوزل نہیں ہے، اس کے حصے ہیں. آپ نے سب سے پہلے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. انفارمیشن کیسے اکٹھی کرنی ہے؟ ٹیسٹنگ کر کے. ٹیسٹنگ کون سی کرنی ہے؟ آپ نے میسو ٹیسٹنگ کرنی ہے لیکن رینڈمائز سیمپلنگ کے ذریعے کرنی ہے. جب تک آپ رینڈم سیمپل ڈرا نہیں کریں گے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں یا تو آپ پوری پاپولیشن کا کر لیں جو پاسبل نہیں ہے ٹیسٹ کرنا. تو رینڈم سیمپل ہمیں ایک 95% کانفیڈنس انٹرول دے دے گا کہ اس علاقے میں بیماری نہیں ہے. مثلا جو میں نے پرپوزل لکھی ہے اس میں ان علاقوں میں جہاں ابھی تک کوئی کیس نہیں رپورٹ ہوا، ہر 1600 گھروں کے سرکلز میں سے 100 گھر جو ہیں ان کو رینڈملی سلیکٹ کیا جائے گا اور تمام گھروں سے ایک سیمپل ڈرا کیا جائے گا، جس کا مطلب ہے ہر 16ویں گھر سے سیمپل ڈرا کریں گے. اسی طرح جہاں پہ بیماری رپورٹڈ ہے جن سرکلز میں یا ان کے جو کنٹیگوس سرکلز ہیں ان میں سے ہم 200 سیمپل ڈرا کریں گے. اسی 1600 گھر میں سے 200 سیمپل ڈرا کریں گے، یعنی ہر 8ویں گھر سے سیمپل ہوگا. جب آپ رینڈملی ڈرا کرتے ہیں کسی علاقے سے تو اس بات کا چانس بہت کم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ڈیزیز ہو، لیکن آپ کے رینڈم سیمپل ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا ہوتا ہے. سے جب میں 95% کانفیڈنس انٹرول کہتا ہوں تو پھر وہ چانس صرف 5% سے بھی کم رہ جاتا ہے کہ وہاں بیماری ہو اور کہ ہمارا سیمپل غلط نکل آئے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راشد محمود صاحب موجود تھے اور یہ ساری باتیں کہ لاک ڈاؤن ہو، ہرڈ امیونٹی ہو یا پارشل لاک ڈاؤن ہو یا زونز کیے جائیں، یہ اس وقت تک ہوں گی جب تک کہ کرونا وائرس کی ویکسین سامنے نہیں آئے گی جس میں 18 مہینے لگ سکتے ہیں. اور ماہرین اس وقت وارننگ دے رہے ہیں کہ ویکسین میں جلدی نہ کی جائے. ویکسین کی مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، پھر جانوروں پر پہلے ٹیسٹنگ کرتے ہیں، پھر کچھ انسانوں پر، پھر انسانوں کی کچھ بڑی تعداد پر، پھر اس سے بڑی تعداد پر. ان 3-4 مرحلوں کے بعد ویکسین آتی ہے، پھر اس کے آپ سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ 18 مہینے کا یہ تقریباً ٹائم لگ سکتا ہے. مگر جلدی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. دنیا میں کرونا وائرس کی وبا نے تباہی مچائی ہوئی ہے، زندگی اس نہج پر آ گئی ہے جس کا صدیوں سے انسانوں نے گمان تک نہیں کیا تھا. زندگی کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے صرف ایک ہتھیار کی ضرورت ہے اور وہ ہے اس وبا کے خلاف بننے والی ویکسین، جس پر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان کام کر رہے ہیں، مختلف ممالک کام کر رہے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ پہلے ویکسین وہ بنا لیں تاکہ انسانیت کو بچانے میں کا کریڈٹ ان کو جائے. مگر اب تک کسی حتمی نتیجے پر کوئی نہیں پہنچ سکا کیونکہ ویکسین بنانے میں کوئی بھی غلطی اس وبا کو مزید پیچیدہ کر سکتی ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز میں ایک اہم معلوماتی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے جو غیر معمولی کیفیت دنیا بھر پر طاری ہو گئی ہے، اسے معمول پر لانے کے لیے ساری امیدیں ویکسین سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ویکسین کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وائرس اپنے آپ کو کیسے بدلتا ہے. اس بات کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر وائرسز دوائیوں کے خلاف اکثر اپنی ساخت بدل لیتے ہیں. یہ بدلاؤ وہ اپنے ڈی این اے کو بدل کر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خلاف بننے والی دوا کو دھوکہ دے سکیں اور اسے ناکارہ بنا سکیں. وائرس کے اس عمل کو میوٹیشن کہتے ہیں اور ویکسین کے عمل میں 2 سینیریوز ہو سکتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق پہلا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کامیاب ویکسین کرونا وائرس کو میوٹیشن کرنے ہی نہیں دے گی اور اسے مار دے گی. اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب کرونا وائرس ویکسین کے عمل میں میوٹیٹ نہ کرے، یعنی اپنی ساخت اور خصوصیات نہ بدلے، کیونکہ ویکسین وائرس کی مخصوص ساخت اور خصوصیات کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے. اور اگر وائرس اپنی ساخت اور خصوصیات بدل لے یعنی میوٹیٹ ہو جائے تو ویکسین اپنا اثر کھو دیتی ہے اور وائرس آپ کو پھر سے نقصان پہنچانے لگتا ہے. آپ کے جسم میں وہ پھر سے بیماری پیدا کرتا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق زیادہ تر وائرسز کی طرح کرونا وائرس بھی جیسے جیسے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے وہ خود کو میوٹیٹ کرتا ہے.
जबकि ज़्यादातर म्यूटेशंस में वायरस के काम करने का तरीक़ेकार नहीं बदलता। कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए इस तस्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वायरसेस क्या करते हैं। नीले रंग का निशान जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे आप वायरस समझें और देखें कि किस तरह एक वायरस आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है और फिर वो आपके जिस्म के जो सेल्स हैं उनको हाईजैक करके मज़ीद वायरसेस बनाता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है। यानी एक वायरस से मुतअद्दिद वायरस बनते जाते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये एक आम तरीका है और इसी तरीके से वायरसेस काम करते हैं, लेकिन कोई गलती या म्यूटेशन का अमल वायरस को मज़ीद पेचीदा कर देता है। जब म्यूटेशन होती है तो वायरस सेल के ज़रिए जब अपनी कॉपीज़ बना रहा होता है, अपनी जैसे मज़ीद वायरसेस बना रहा होता है, तो इस दौरान वो खुद से मुख्तलिफ साख्त वाली कॉपीज़ भी बना देता है। और इसको समझने के लिए स्क्रीन पर देखें कि किस तरह नीले रंग का वायरस एक ही वक्त में नीले रंग की कॉपीज़ बनाता है और साथ साथ फिरोज़ी रंग की कॉपीज़ भी वायरसेस भी बना रहा होता है, जो आपके सामने से स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। यानी जो फिरोज़ी रंग के वायरसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये म्यूटेशन के नतीजे में वायरस की अलग साख्त बन चुकी होती है। होता वही वायरस है, लेकिन अपने दिफा के लिए वो अपनी साख्त भी बदल देता है। अब आम केसेस में वैक्सीन काम कैसे करती है? वैक्सीन आपके जिस्म को मजबूर करती है कि वो जिस्म में दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक एंटीबॉडीज़ बनाए और वो एंटीबॉडीज़ वायरस की साख्त के साथ जुड़कर उस वायरस को बेअसर कर देती हैं। ये कैसे होता है, ये भी समझ लेते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है जिसमें ग्रे कलर का एक स्ट्रक्चर है जिसकी 5 नोकें निकली हुई हैं। ये वायरस के बैरूनी हिस्से हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं और इसके ऊपर जो नीले रंग का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है इसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। यानी वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है वो वायरस की साख्त को पहचान कर उसके साथ जुड़ता है और उसे बेअसर कर देता है। ये एक नॉर्मल केस है और साइंसदान इस वक्त यही देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के म्यूटेशन का अमल है वो इस प्रोसीजर पर असरअंदाज होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर वैक्सीन को आए दिन जदीद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही मामला खसरे की वैक्सीन बनाने में भी करामत साबित हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खसरे का वायरस भी फ्लू और कोरोना वायरस की तरह बहुत जल्दी म्यूटेशन करता है, लेकिन 1950 में बनने वाली खसरे की वैक्सीन आज भी करामत है, क्योंकि खसरे की वैक्सीन वायरस के उन हिस्सों को टारगेट करती है जिससे उसके म्यूटेट करने की सलाहियत बेअसर हो जाती है। और इस सूरत में अगर खसरे के सेल म्यूटेट करते भी हैं तो वो दीगर सेल्स को मुतासिर नहीं कर सकते। मगर मसला यहाँ गंभीर हो जाता है, क्या होगा अगर कोरोना वायरस इस तरीके से बेअसर नहीं होता जैसे खसरे का वायरस होता है। मसलन अगर कोरोना वायरस इस तरीके से म्यूटेट करता है कि वो एंटीबॉडीज़ को खुद से चिपकने से रोक सके, तो एक देरपा आलमी वैक्सीन के बनने को मुश्किल बना सकता है। और यही दूसरा सिनेरियो भी है और इसी में वायरस वैक्सीन को धोखा दे देता है और वैक्सीन बेअसर हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन तो वायरस के इब्तिदाई स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए बनी थी, मगर म्यूटेशन ने इस इब्तिदाई स्ट्रक्चर को बदल दिया होता है। और यही खदशा साइंसदानों के लिए बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक में ये कहा जा रहा है कि हमने वैक्सीन बना ली है, मगर ये बहुत पेचीदा अमल है। ये इस तमाम अमल से गुजरे बगैर मार्केट में नहीं लाई जा सकती, मरीजों को नहीं दी जा सकती। कोरोना वायरस में म्यूटेशन की कितनी सलाहियत मौजूद है? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्लू की बीमारी में भी इस किस्म की म्यूटेशन होती है। वायरस का एंटीजन इतनी तेज़ी से म्यूटेट करता है कि इस वायरस की मुख्तलिफ साख्त बन जाती है और हर साख्त को मारने के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। और फ्लू के मामले में साइंसदान मुसलसल मुख्तलिफ साख्त के हवाले से मुख्तलिफ वैक्सीन बना रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद ये वैक्सीन कुछ हद तक ही फ्लू से इम्यूनिटी देती हैं जो हर साल फैलता है। और कोरोना वायरस के केस में भी अगर यही होता है तो साइंसदान मुख्तलिफ वैक्सीन पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर देंगे। फ्लू की वैक्सीन और दवाई मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हर नए साल हर मौसम में फ्लू होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो वायरस एक नई साख्त के साथ सामने आ जाता है, पुरानी वैक्सीन उस पर अमल नहीं करती। लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से अब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस हवाले से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। अब तक साइंसदान ये जानते हैं कि कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हज़ारों सैंपल्स का जायजा लेने के बाद पता चला है कि कोरोना वायरस में 11 किस्म की म्यूटेशंस आम हो चुकी हैं, लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक एक ही वायरस है जो दुनिया भर में लोगों को मुतासिर कर रहा है। मतलब कोरोना वायरस की एक ही साख्त है जो मौजूद है और इन 11 किस्म की म्यूटेशंस में एक ही किस्म के वायरस के बैरूनी हिस्से पर असरअंदाज हो सकती है और यही बैरूनी हिस्सा वायरस को दूसरे सेल्स को मुतासिर करने के काबिल बनाता है। वैक्सीन बनाने के अमल में इस हवाले से काम हो रहा है कि ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा की जाएं जो वायरस के इसी बैरूनी हिस्से को ब्लॉक कर दें और फिर वो मजीद म्यूटेशन अपनी ना बना सके, जिस्म में ना फैले और आपके जिस्म में फैल कर आपको बीमार ना करे। अब तक वायरस के इस बैरूनी हिस्से में बहुत मामूली बदलाव आया है और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि एक ऐसी निशानी है कि वायरस खुद को ज़्यादा नहीं बदल सकता, लेकिन इसी सूरत में खतरनाक ज़रूर रह सकता है कि वो एक ही सूरत उसकी मौजूद हो। इस किस्म की संगीन सूरत हाल में वैक्सीन ही वाहिद इलाज है जिस पर दुनिया भर में काम हो रहा है। साथ ही मुख्तलिफ लॉकडाउन के तरीकों पर बात हो रही है जो मैंने आपके सामने रखे प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर इस पर तफसील से बात करेंगे।